हेलो दोस्तों, मैं नारायण मेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के जानने के क्या क्या हमारे पास में स्रोत है। उसी के ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास में साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्य में हमने कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा की, ठीक है। उसके बाद में हम अब जो चर्चा करेंगे, डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी लास्ट क्लास में चल रहा था, शिलालेखों के बारे में, ठीक है, अभिलेखों के बारे में। अभिलेख में हमने देखा कि 3 प्रकार के अभिलेख हमारे पास में मौजूद है, जिनके माध्यम से हम यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जिसमें अशोक के लिए मैंने बोला कि भारत में अभिलेखों की शुरुआत का जो श्रेय जो जाता है वो अशोक को जाता है। अगर आपका ये सवाल आए कि भारत में अभिलेखों के साक्ष्य का श्रेय किसे जाता है, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा, अशोक। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं लिखाए गए, इससे पहले लिखाए गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास में जो है, हम कह सकते हैं कुछ बोर्ड हमें जो है मिले हैं, ठीक है। उस बोर्ड पर जो है बहुत सारे साइन जो है, यानी हम कह सकते हैं बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, पर अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक बड़े पैमाने पर और मोटे तौर पर अभिलेखों का शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, अशोक को जाता है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, अशोक होगा। कि भारत में अभिलेखों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, अशोक को जाता है। अभी इसी अभिलेखों में हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के अभिलेख हमारे पास में हमको मिलते हैं। अभिलेख मैंने आपको वैसे ही बताया कि राजकीय सूचनाओं को, आदेश को जनता तक जो है पहुंचाने का कार्य अभिलेख करते थे। ये अभिलेख सामान्यतः शिलाखंडों पर होते थे। शिलाखंडों पर अगर मैं बात करूं कि शिलाओं को जो है समतल कर कर उन पर जो है उत्कीर्ण किए हुए लेखों को शिलालेख कह दिया हमने। तो अभिलेखों में शिलालेख है हमारे पास में। अभिलेखों में स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि पाषाण खंडों की प्रचुरता को देखते हुए पाषाण खंडों को समतल करके पिलर के रूप में उन पर लेख उत्कीर्ण करके स्थापित करवाए गए। और ये जो है मेन जो हम कह सकते हैं कि चौराहों पर, ठीक है, और जो है राजमार्गों पर ये जो है लेख लगवाए गए, ताकि जनता तक जो है, प्रजा तक, जनता तक और सामान्य जनमानस तक जो है राजा का संदेश या राज्य का संदेश पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हमने बात की कि स्तंभ लेख हो गए, शिलालेख हो गए, और गुहा लेख यानी गुफाओं के चट्टानों पर, ठीक है, जो लेख उत्कीर्ण करवाए गए। इसमें सामान्यतः जो है राजकीय प्रसाद में रहने वाले जो व्यक्ति थे उनके द्वारा दान किए गए, या हम कह सकते हैं किसी महान व्यक्ति द्वारा दान किए गए सामग्री का भी लेख हमको यहाँ पर गुहा लेख में मिलता है कि ये जो है गुफा बनाकर तैयार करवा कर इस महोदय ने या इस व्यक्ति ने दी गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में 3 अभिलेख हो जाते हैं, एक शिलालेख, एक गुहा लेख, फिर स्तंभ लेख। शिलालेख में मैंने बताया कि शिलालेख में 2 प्रकार के शिलालेखों का वर्गीकरण हम अशोक में कर सकते हैं। एक कि वृहद शिलालेख और दूसरा कि लघु शिलालेख। ऐसे स्तंभ लेख में वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का कैटेगरी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमने बात की। अब हमने जो लास्ट की क्लास में हमने जो बात की, वो हमने बात की थी कि हमने जो है जोगढ़ और धौली के अभिलेख, जोगढ़ और धौली जैसे मैंने बताया कि पुरी में पाया गया लेख था, खरोष्टी लिपि में था, अरामाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और जो है यूनानी लिपि में 4 प्रकार के अभिलेख अशोक के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि अशोक के अभिलेख, भाषा इनकी प्राकृत भाषा थी, लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी भी थी। ब्राह्मी लिपि के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लेख जो मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और जो है बाकी जो हमको मिलते हैं, जैसे मैंने शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में हमको जो है खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। लगमान में हमको जो है तक्षशिला लगमान के जो अभिलेख है वो अरामाइक लिपि में मिलते हैं। कंधार के पास में शेर ए कुन्हा
नाम की जगह है, वहाँ पर हमको द्विभाषी अभिलेख मिलते हैं। द्विभाषी अभिलेख का मतलब है दो लिपि उसमें यूज की गई है, एक यूनानी और दूसरी अरामाइक लिपि। खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में मैंने आपको इसकी अभिलेखों की थोड़ी डिटेल भी दी कि किसने इसको पढ़ा और किसने इसकी खोज की। फिर अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य का इतिहास डॉक्टर भंडारकर ने लिखा। ये अब तक हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। पीछे वाली क्लास को आप जाइए, पीछे वाली क्लास को देखिए। अगर आपने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है तो आगे वाली क्लास आपके लिए थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाएगी समझने के लिए। तो पहले आप पीछे वाली चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर आगे वाली क्लास को पढ़िए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही अलग की चीज़ें बता रहा हूँ। वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हमको किताबों में मिलती है और मैं अपने तरफ से कोई इतिहास में बातें नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आगे की अभिलेखों के बारे में। जैसे मैंने आपको अब तक धौली के बारे में बता चुका हूँ कि जो हमारा अभिलेख है, ठीक है, वो हमने धौली के बारे में पढ़ा है कि धौली जो है पुरी में, और ये जो है बेसिकली ब्राह्मी लिपि में लिखा गया लेख है। अब हम बात करते हैं हमारे कालसी यानी देहरादून। ये कहाँ पर पाया गया? देहरादून। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में लिपि इसकी कौन सी है? लिपि हम कह सकते हैं, लिपि में ये ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का लेख, और ये हमें कहाँ से मिलता है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड में। गिरनार यानी गुजरात, काठियावाड़ गुजरात, और ये हमको मिलता है लिपि सेम ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। ठीक है दोस्तों, एरगुडी अभिलेख, एरगुडी यानी कि एररगुडी जो है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और इसका कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये मिलता है। तो एररगुडी जो है हमको आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है ये हमको वहाँ से मिलता है। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एररगुडी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। ठीक है दोस्तों, सोपारा यानी महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के थाना। ठीक है, थाना जिले में नाला सोपारा, इस तरह के आपके देखोगे तो महाराष्ट्र में कई जगह के नाम होते हैं, नाला सोपारा। ठीक है, तो सोपारा इन महाराष्ट्र थाना। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि हमको ये 14 अभिलेख मिलते हैं। इन 14 अभिलेखों का विषय क्या था? जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुख्यतः 10 स्थानों से मिलते हैं, जो ये स्थान मैंने बताए हैं, पर इसमें 14 तरह के आदेश दे रखे थे। 14 आदेश दे रखे थे। तो इन 14 आदेश को, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 आदेश कौन कौन से थे, ठीक है, और ये 14 आदेश में क्या क्या लिखा हुआ गया था, तो मैं इसकी बात आपसे कर लेता हूँ कि वो 14 आदेश कौन कौन से थे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये 14 आदेश कौन कौन से थे, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेता हूँ। तो पहला जो अभिलेख था, तो अशोक ने पशु हत्या उत्सव और समारोह पर प्रतिबंध लगाया था। पहले आदेश, 14 आदेशों की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो हम कह सकते हैं अभिलेख, पहला शिलालेख, यानी कि शिलालेख का पहला जो लेख है उसमें क्या बोला गया था? 14 शिलालेख मैंने बताए 10 स्थानों से। तो उसमें पहले में क्या? पशु हत्या उत्सव तथा समारोह पर प्रतिबंध, तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात अशोक करता है। ठीक है दोस्तों, तो पशु हत्या उत्सव तथा समारोह पर ये जो है प्रतिबंध की बात करता है, और ये कहता है कि
क्योंकि इसकी रसोई में, राज की रसोई में हजारों जीवों की हत्या होती थी, तो इसने कहा अब सिर्फ 3 जीव मारे जाएंगे, उसमें 2 मोर, 1 हिरण मारा जाएगा, हजारों पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, और भविष्य में इन तीनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसने क्या किया कि अपने राज के आदेशों में इसने पशु हत्या उत्सव तथा समारोह के ऊपर प्रतिबंध की घोषणा की, पहले अभिलेख में। दूसरे अभिलेख में उसने कुछ सामाजिक कल्याण की बात की है, जिसमें वह मुख्यतः उसने मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का प्रबंध की बात की है। तो सामाजिक कल्याण की बात की यहाँ पर दूसरे आदेश में, सामाजिक कल्याण की बात, ठीक है, सामाजिक कल्याण की बात की है, जिसमें मैंने आपको बताया पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा के प्रबंध के बारे में बात की है। कुछ इसने अपने दक्षिण में स्थित, अपने राज्य के दक्षिण में स्थित राज्यों की बात की है, जिसमें सत्यपुत्र, ठीक है, केरलपूत, ताम्रपर्णी और जो है पांड्य राज्यों का उल्लेख किया है। तो इसने अपने राज्यों में चोल, पांड्य, ठीक है, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी और केरलपूत, ठीक है। तो चोल, पांड्य, ठीक है, केरलपूत तथा ताम्रपर्णी आदि। ताम्रपर्णी को लोग ये मानते हैं कि श्रीलंका से ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को बोला गया है, ठीक है। इन राज्यों के बारे में भी उल्लेख दूसरे अभिलेख में मिलता है, ठीक है। और तीसरे अभिलेख में इसने जो है ब्राह्मण श्रमणों के प्रति उदारता की भावना को व्यक्त किया है। ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता की भावना कि इनके प्रति भी उदार रहिए, ठीक है। और इसने अल्प व्यय और अल्प संचय की भी बात की है। तीसरे अभिलेख में अल्प व्यय और अल्प संचय की भी बात अशोक करता है, ठीक है। तीसरे आदेश में यहां हम कह सकते हैं, तीसरे जो शिलालेख है, इसमें 14 शिलालेख में तीसरे शिलालेख में इसे ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता की भावना की बात की है। ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता की भावना, ठीक है, ये प्रकट की। अल्प संचय, अल्प व्यय की भी बात वो अशोक जो है करता है। तो चौथे अभिलेख में इसने धम्म नीति के प्रति, मैं धम्म नीति जब अशोक को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा धम्म नीति क्या थी। मैं अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ, अशोक द्वारा चालू किया गया एक नया धर्म था, यानी कलिंग के युद्ध के बाद में उसका जो है हृदय परिवर्तन होता है और वो धम्म घोष की नीति का वर्णन करता है और धम्म घोष की नीति पर चलता है। यानी युद्ध की नीति को छोड़कर, यानी भैरी घोष की नीति को छोड़कर वो धम्म घोष की नीति पर आता है। वो हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि इसने महत्वपूर्ण विचार धम्म नीति पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया, ठीक है। तो चौथे में इसने धम्म नीति पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया, ठीक है दोस्तों। पांचवें अभिलेख में, जैसे मैंने आपको बताया कि पांचवें अभिलेख में अशोक ने प्रथम बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन करता है कि धम्म महामात्र, इस धम्म नीति को फैलाने के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका सिर्फ ये काम था कि वो अशोक द्वारा चालू किया धम्म जो नीति थी उसका पूरे राज्य में उसका प्रचार प्रसार करे। उसके लिए नई एक पोस्ट जो है क्रिएट की गई, नया एक पद का सृजन किया गया और इस जो ये पद सृजन किया गया था उसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्रों को काम था कि अशोक द्वारा चालू की गई धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना। तो ये पांचवें अभिलेख में प्रथम बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है।
तो दम महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन ये 5वें अभिलेख में मिलता है। छठों में जो है ये हम कह सकते हैं कुछ प्रशासकीय कार्यों का, ठीक है, उसको सुचारू रूप से कैसे चालू किया जाए, तो उसका वर्णन जो है अशोक अपने छठे शिलालेख में देता है दोस्तों। ठीक है, तो छठे शिलालेख में अशोक ने प्रशासकीय कार्यों का, प्रशासन से संबंधित जो है कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, और दम महामात्रों से निवेदन किया है कि राजा तक सारे जो है जानकारी लेकर आए। ठीक है, तो राजा तक जो है सुचारू रूप से जानकारी लेके आए और सुचारू व्यवसाय और प्रशासकीय सक्रिय प्रशासन के कार्यों का उल्लेख छठे में किया है। सातवें में जो है अशोक ने, हम कह सकते हैं, सभी संप्रदायों के प्रति, ठीक है, सहिष्णुता की भावना का उल्लेख किया कि सभी संप्रदायों के बीच में सहिष्णुता की भावना रहनी चाहिए, सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जो है धर्म का ही जो है आदर किया जाए, नहीं, अपने अपनी जो है हम कह सकते हैं कि निजी आस्था का, जो भी लोगों की आस्था है उसका जो है यानी कि आदर करना चाहिए जाए। तो इसका मतलब है अशोक ने जो है यानी सभी संप्रदायों के बीच में, सातवें अभिलेख में उसने सभी संप्रदायों के बीच में क्या किया है, आदर की भावना और सहिष्णुता की भावना का विचार व्यक्त किया है। तो सातवें में, छठे में मैंने आपको बता दिया सुचारू रूप से व्यवसाय की, सक्रिय प्रशासन की बात की है, और सातवें में ठीक है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आठवें अभिलेख में जैसे हम कह सकते हैं अशोक ने धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। इसने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, तो धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। तो आठवें अभिलेख में क्या मिलता है, धम्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। धम्म यात्राओं का वर्णन 10वें वर्ष में, इसके शासन के 10वें वर्ष में बोध गया, ये अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। ठीक है, तो अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक जो है बोध गया की यात्रा करता है। और जो है 11वें जो हम कह सकते हैं 8वां अभिलेख हमने बात की, 8वें अभिलेख में अशोक ने धम्म की बात की है, और उसने जो है जन्म मरण और विवाह में जो है 9वें अभिलेख में जन्म मरण विवाह के समय में जो भी हम कह सकते हैं कि खर्चे होते हैं उनका जो है इसने विरोध किया है। ठीक है, और उसका उसने खंडन किया है। तो इन यात्राओं के जो हम कह सकते हैं कि जन्म मरण विवाह के समय में जो खर्चा किया जाता है उसका विरोध अशोक ने किया है। ठीक है, और 10वें अभिलेख में इसने जो है धम्म की नीति को और प्रसार किया है, धम्म की नीति की और व्याख्या की है। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि धम्म की नीति की व्याख्या कहाँ मिलती है, तो धम्म की नीति का आशय स्पष्ट, देखो मैंने आपको बताया कि धम्म की नीति की महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। धम्म की नीति के बारे में आशय जो व्यक्त किया है वो जो है 10वें अभिलेख में पड़ता है, पर इसका जो है यानी कि इसको विस्तार पूर्वक जो है इस नीति का उल्लेख कहाँ मिलता है, 11वें अभिलेख में मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अशोक ने इस धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो मैं 11वां अभिलेख बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने धम्म की नीति की व्याख्या की है, धम्म की नीति की व्याख्या की है। ठीक है, और जो 13वां अभिलेख है जो इंपॉर्टेंट है, उस 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन हमको कौन से अभिलेख में मिलता है,
13वें अभिलेख में मिलता है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग के युद्ध का वर्णन, ठीक है, वर्णन मिलता है। तो कलिंग के युद्ध का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। जब मैं अशोक पढ़ाऊंगा तो पूरी व्याख्या सहित आपको कलिंग के युद्ध के बारे में बताऊंगा कि कलिंग का युद्ध किस प्रकार से होता है और कलिंग की युद्ध जो है कलिंग कहाँ है और कैसे अशोक ने जो है इस युद्ध में नरसंहार किया था। इसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होने के बाद में इसने भैरी घोष की नीति को अपनाकर धम्म घोष की नीति को, भैरी घोष की नीति को छोड़कर, माफ़ कीजिएगा, छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। पर इन सब बात की जानकारी जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो उसने अपने 13वें अभिलेख में लिखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो धौली और जोगढ़ का जो अभिलेख है, जोगढ़ का जो अभिलेख है उसमें जो तिल शिलाखंड पर है, मेरी बात सुनिए, जोगढ़ जो है, जोगढ़ का जो अभिलेख है वो 3 शिलालेखों पर है, ठीक है। और इन 3 शिलालेखों में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप 3 शिलालेखों में ये 14 प्रकार की बातें लिखी गई है। और इन 3 शिलालेखों के अतिरिक्त 2 अभिलेख है, ठीक है, अतिरिक्त 2 अभिलेख है। तो इन 3 जोगढ़ के अभिलेख में 3 शिलालेख हैं, 3 शिलाखंड है जिसमें 14 अभिलेख है। तो जोगढ़ का जो अभिलेख है वो 3 शिलाखंडों पर लिखवाए गए जिसमें 14 अभिलेख है। इसके अलावा 2 अभिलेख और हैं, ठीक है, जिसको कलिंग का लेख बोला गया है। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। तो अशोक के 13वें शिलालेख में अगर आपका एग्जामिनर ये पूछे कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस बात का वर्णन मिलता है, तो आप कहोगे अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और 14 शिलालेख में अशोक ने धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बल दिया है। अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसने बल दिया है। 14वें अभिलेख में धार्मिक जीवन व्यतीत करने पर बल, कि धार्मिक जीवन पर बल दिया है कि आप धार्मिक जीवन जिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं एक बार से फिर से आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक जैसे मैंने आपको बताया कि कालसी, ठीक है, गिरनार, एरागुडी, कालसी जो है देहरादून में है और गिरनार है काठियावाड़ में है। एरागुडी जो है एपी करनूल में है, यानी आंध्र प्रदेश की करनूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सोपारा याना थाना में है। आप इसको याद करने का सही तरीका है, देखो ट्रिक्स भी मैं आपको दे दूं, पर ऐसे सभी चीज़ों की ट्रिक्स दे दी जाएं तो ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ जाएगी और ट्रिक्स भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसका सिर्फ ध्यान रखने का यही तरीका है कि हमें उड़ीसा में 2 मिले, धौली और जोगढ़, ठीक है। हमें जो है भारत के बाहर से जो है यानी शहबाजगढ़ी और मानसहरा मिला, ठीक है। इसके बाद में हमें देहरादून में मिला कालसी, फिर महाराष्ट्र में सोपारा मिला, फिर एक आंध्र प्रदेश में मिला एररगुडी, ठीक है। तो ये अभिलेख हमको वहाँ से जो है मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जब हम बात करते हैं कि यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो पढ़ा वो इन 14 शिलालेखों की क्या विषय वस्तु थी, किन विषय वस्तु पर अशोक ने जो है ये लेख लिखवाए हैं। तो उन विषय वस्तु के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। विषय वस्तु हमारी ये थी कि अशोक का जो पहला अभिलेख है वो पशु हत्या और उत्सव तथा समारोह पर इसने क्या किया, प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। दूसरा, सामाजिक कल्याण की बात इसने की है, ठीक है। और चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र तथा ताम्रपर्णी जैसे राज्यों का उल्लेख हमको जो है दूसरे अभिलेख में मिलता है, ठीक है। उसके दक्षिण के राज्य, इसके जो हम कह सकते हैं अशोक के साम्राज्य के जो दक्षिण के राज्य थे, ऐसा माना जाता है अशोक का साम्राज्य जो था वो कर्नाटक तक था, ठीक है, जो हम बात करेंगे। और उसमें जो है इसके बाद में उसके जो दक्षिण के जो साम्राज्य थे इनका जो उल्लेख यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स ओके, यहाँ तक बात। अब हम बात करते हैं, देख लीजिए, तीसरे में ब्राह्मणों तथा सवर्णों के प्रति जो है आदर की भावना
उसने व्यक्त की है। अल्प संचय और अल्प खर्च की बात भी अशोक करता है। बूढ़ों व्यक्तियों के प्रति सम्मान, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना भी ये यहाँ पर बोलता है। धम्म नीति पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करता है चौथे अभिलेख में। पांचवें अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांचवें अभिलेख में बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। तो आपका एग्जामिनर ये पूछ ले कि प्रथम बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रथम बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन जो होता है वो अशोक के पांचवें अभिलेख में मिलता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही इसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना पर बल दिया है कि ऐसे जो है, जो सातवें अभिलेख में, छठे में मैंने आपको बताया है कि ये जो है सुचारू व्यवसाय के प्रति और सक्रिय प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है छठे में। सातवें में मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों के प्रति धम्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। तो इसने विहार की यात्राओं को छोड़कर, यानी कि इसने क्या किया, धम्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। और इसमें 10वें वर्ष में इसने अपने राज्यकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा का वर्णन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या की है, बहुत इंपॉर्टेंट। 11वां जो अभिलेख है, इसने अपने शासन के 11वें वर्ष में धम्म जो नीति थी उसकी पूरी व्याख्या करता है यहाँ पर, ठीक है। और 13वां जो अभिलेख है, कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 13वें अभिलेख में जो है, अभिलेख में क्या मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। 12वां अभिलेख दोस्तों ऐसा ही है, इसमें भी जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 14वें अभिलेख में धार्मिक जीवन पर बल देता है कि इंसान को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि 10 स्थानों से इस तरह के हमारे पास में अभिलेख जो है मिलते हैं, ठीक है। जैसे धौली के बाद में जोगड़, फिर बाद में एररगुडी, कालसी, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये अभिलेख के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघु शिलालेखों के बारे में। ये तो वृहद शिलालेख हो गए। अब हम बात करेंगे लघु शिलालेख। लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से पाएंगे, जैसे लघु शिलालेख रूपगढ़ से, सहसाराम से, हमारे जयपुर से भी, भाब्रू बेराट से भी पाया गया, मास्की से पाया गया, गुर्जरा से पाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे लघु शिलालेख, अब हम पढ़ते हैं लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट जहाँ से मिलते हैं वो मैं सारे बताता हूँ। तो रूपनाथ जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर, ठीक है। इनका बस आप इतना ध्यान रखो कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिलता है, ठीक है, जबलपुर, ठीक है। गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के दंतिया जिले से मिलता है। तो मध्य प्रदेश के दंतिया जिले से गुर्जरा, सॉरी सेम एमपी, मध्य प्रदेश, अब मैं एमपी लिख रहा हूँ, और दतिया जिला जो है वहाँ से मिलता है। इसमें जो है वर्णन होता है देवनाम प्रियस अशोक राजा। ये वर्णन, इसका जो पहली लाइन है वो ये है, देवनाम प्रियस अशोक राजा, ठीक है, अशोक राजस्य होती है। तो इसकी जो व्याख्या या हम कह सकते हैं शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत, ठीक है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों वो इस तरह से होती है, देवनाम अशोक प्रियस राजा। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। देवनाम अशोक प्रियस राजा से इसकी शुरुआत होती है इस अभिलेख की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सहसाराम, तो आप बता सकते हो बिहार, ठीक है। तो बिहार जो है हम कह सकते हैं सहसाराम बिहार, सहसाराम बिहार का एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार के इस सहसाराम डिस्ट्रिक्ट से हमको ये
वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम भाब्रू बैराट, ठीक है, ये हम कह सकते हैं हमारे प्यारे राजस्थान का की राजधानी जयपुर से ये मिलता है। ठीक है, और इसमें पहली बार यानी निश्चित रूप से अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रारंभिक यानी कि ये सोर्स है कि किस सोर्स से ये पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। तो इसमें ये कुछ तरह की जो है बौद्ध पुस्तकों के बारे में, ठीक है, वर्णन मिलता है। कुछ पुस्तकों का वर्णन यहाँ पर करता है अशोक, और अशोक यहाँ पर अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण इसमें मिलता है। तो बौद्ध होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, बौद्ध होने का प्रमाण, बौद्ध होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, होने का प्रमाण, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पुस्तकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मास की कहाँ है, कर्नाटक के रायचूर जिले से, तो यानी कि कर्नाटक, और कर्नाटक का कौन सा, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कर्नाटक का रायचूर डिस्ट्रिक्ट, इसमें पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है इसमें, और कुछ भी नहीं, सीधा अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें हैं कि ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी कर्नाटक, और ये कौन सा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और सिद्धरथपुर, ठीक है, सिद्धरथपुर, ब्रह्मगिरी और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यानी ब्रह्मगिरी के पास में मिलता है ये, यानी कि मैंने आपको बताया ये ब्रह्मगिरी के आसपास से ही मिलता है, उसके ठीक पास में यही है, और ये भी जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जटिंग रामेश्वर। ठीक है, जटिंग रामेश्वर जो है वो बेसिकली ये भी जो है ब्रह्मगिरी के आसपास में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र से मिलता है, तो कर्नाटक, ठीक है, और कर्नाटक का जो पश्चिम क्षेत्र या चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एररगुडी आपको पता है, यहाँ से भी एक लघु स्तंभ भी मिलता है, और वृहत स्तंभ भी वृहत जो है शिलालेख भी मिलता है, और लघु शिलालेख भी मिलता है। वृहत शिलालेख में भी मैंने आपको बताया एररगुडी का नाम। अब वापस आ गया तो यहाँ लघु शिलालेख भी मिलता है, तो सेम आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से जो है मिलता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि गोवी मठ जो है वो हम कह सकते हैं मैसूर यानी कर्नाटक के मैसूर से, ठीक है, यानी मैसूर से मिलता है, तो कर्नाटक, ठीक है, और मैसूर के आसपास से ये मिलता है। अब हम बात करते हैं पालकी गुंडू, कई किताब ये लिखते हैं पालकी गुंड। ठीक है, पालकी गुंड या पालकी गुंडू ये एक ही बात है। ये जो है गोवी मठ जो हमने देखा, तो गोवी मठ के सीमावर्ती क्षेत्र से मिलता है, तो मैसूर के आसपास से ये मिलता है, तो हम कह सकते हैं गोवी मठ के सीमावर्ती क्षेत्र से, गोवी मठ के सीमावर्ती क्षेत्र से, ठीक है, ये मिलता है। अहरोर जो है, अहरोर उत्तर प्रदेश से मिलता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर आपने जो पिक्चर देखी है, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर जो है डिस्ट्रिक्ट यानी इससे मिलता है। तो अहरोर कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर।
ठीक है। मैं मिर्ज़ापुर, मैं डिस्ट्रिक्ट को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बजाय कि मैं स्टेट को लिखूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको एरिया तो बिल्कुल ध्यान रहे कि यहाँ से ये जो मिला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लघु शिलालेख हमको कहाँ से मिलते हैं। लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख की बात कर ली हमने, उसमें जो आदेश थे उनके बारे में बात कर ली। तो लघु शिलालेख क्या है? लघु शिलालेख में रूपनाथ, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, गुर्जरा यानी कि एमपी के दतिया जिले में, ठीक है। शुरुआत इसमें होती है देवनाम अशोक प्रियस राजस, ये एक जो है शुरुआती वाक्य है इसका, ठीक है। सहसाराम, बिहार के सहसाराम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, भाब्रू बैराट। भाब्रू बैराट जो है ये अपने राजस्थान के जयपुर से मिलता है। इसमें अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है और कुछ ये यहाँ पर जो है पुस्तकों का वर्णन करता है, यानी बौद्ध धर्म की पुस्तकों का वर्णन यहाँ पर ये करता है। मास्की यानी कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से? रायचूर डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक, ठीक है। ऐसे ब्रह्मगिरी तो हमने बात की कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, और सिद्धपुर जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मिलता है, ठीक है। एरगुडी आंध्र प्रदेश, कर्नूल। यहाँ से एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी भी बताई, मैं आगे भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लघु प्लस वृहद शिलालेख इन इंग्लिश रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मेजर तथा लार्ज, मेजर यानी कि बड़ा, वृहद शिलालेख भी मिलता है, ठीक है, और माइनर भी मिलता है, तो लघु शिलालेख भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है। गोवीमठ कर्नाटक के जो है मैसूर और कोप्पल जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिलता है। तो कर्नाटक और पालकीगुडू गोवीमठ का सीमावर्ती क्षेत्र से मिलता है, यानी ये भी कर्नाटक से मिलता है। और अहरोर यानी उत्तर प्रदेश, यानी कि मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, वहाँ से मिलते हैं। तो अब तक दोस्तों हमने बात कर ली कि अशोक के जो वृहद शिलालेख और अशोक के लघु शिलालेख। अब तक आपको मेरे हिसाब से कभी भी नहीं समझ में आया, तो आज आपको ये समझ में आ गए कि शिलालेख क्या होते हैं और शिलालेखों में किस तरह का जो है अशोक ने जो है क्या विषय वस्तु रखी, और विषय वस्तु को रखकर इसने अपने राज्य के लोगों को ये संप्रेषित करवाया, और ये जो है हम कह सकते हैं संदेश पहुंचाया शिलालेखों के माध्यम से। 13वां ध्यान रखना है, 5वां शिलालेख ध्यान रखना है, 11वां शिलालेख ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और पहला शिलालेख जिसमें इसने पशु हत्या के बारे में बात की, उत्सव समारोह के प्रति प्रतिबंध की भावना की, प्रतिबंध की जो है वर्णन किया है कि इनका प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहला, 5वां, 11वां और 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंटली मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक 8वां भी, अशोक ने अपने धम्म महामात्रों की या धार्मिक यात्राओं का वर्णन अशोक का काम मिलता है। तो 8वें शिलालेख में धार्मिक जो है यात्राओं का वर्णन अशोक का मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने जो है बात की यहाँ तक शिलालेखों के बारे में। अब हम बात करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में, ठीक है। स्तंभ लेख जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्तंभ लेख में 7 अभिलेख मिलते हैं और 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। स्तंभ लेख की भी 2 कैटेगरी है, एक वृहद स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वृहद स्तंभ लेख हैं वो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, इसमें 7 अभिलेख हैं, ठीक है। तो हर जगह 6 ये अभिलेख मिलते हैं 6 स्थानों से। जैसे हमने कहा ना कि 10 स्थानों से 14 अभिलेख प्राप्त होते हैं, यानी 14 सूचनाएं प्राप्त होती है। ऐसे ही हमको जो है स्तंभ लेख में, पिलर अभिलेख में, जिसको पिलर कहा जाता है इंग्लिश में, स्तंभ यानी पिलर, ठीक है। तो खंबा, पिलर, स्तंभ कुछ भी कह दो, ठीक है। तो ये जो स्तंभ लेख हैं ये हमको कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं? 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, और इसमें 7 सूचनाएं हैं। अगर लेमेन की भाषा में बात करेंगे तो 7 सूचनाएं हैं, पर हमको 7 सूचनाएं सिर्फ एक ही अभिलेख में मिलती है, बाकियों में सब में 6 अभिलेख 6 सूचनाएं मिलती है। वो हमको जो मिलती है वो दिल्ली टोपरा में मिलती है, ठीक है। आप सब ने पढ़े हैं स्तंभ लेख, ठीक है।
तो हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे अभी। और स्तंभ लेखों में हम बात करेंगे मेरठ स्तंभ लेख की, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की, ठीक है, और दिल्ली मेरठ की और दिल्ली टोपरा की बात करेंगे। तो आओ हम देख लेते हैं स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा, ठीक है, तो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़, इन जगहों से हमको जो है स्तंभ लेख मिलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो है, यानी कि ये दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया, तो ये पहले कहाँ था? मेरठ में था। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये स्तंभ लेख पहले कहाँ था? मेरठ में था, ठीक है, मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली में लाया गया। दोस्तों किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली में लाया गया। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको कहाँ लाया गया? दिल्ली में स्थापित करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में इसको जो है स्थापित जो है करवाया गया, ठीक है। और दिल्ली टोपरा जो था वो सहारनपुर यूपी में था, ठीक है, तो दिल्ली टोपरा यानी सहारनपुर यूपी, ठीक है। इसको भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया था, ठीक है। तो हमने बात की दिल्ली टोपरा, और ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें हम कह सकते हैं, मैंने कहा ना स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त होता है, ठीक है, और इसमें 7 अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, 7 लेख है और 6 स्थानों से प्राप्त होता है। पर सिर्फ 7 जो मिलते हैं, सिर्फ इनमें से ही में एक दिल्ली टोपरा में ही 7 अभिलेख मिलते हैं, बाकी में सब में क्या मिलते हैं? 6 लेख मिलते हैं, 7 किसी में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि दिल्ली टोपरा की बात की, ठीक है, और लोरिया नंदनगढ़, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लोरिया नंदनगढ़, जैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया। फिर जब हम बात करते हैं कि फर्रुख सियार के समय जो है, यही जो मेरठ स्तंभ लेख था, फर्रुख सियार के समय यहाँ एक बम विस्फोट हो जाता है, ठीक है, बम विस्फोट हो जाता है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो 1867 में इसको वापस से इस पाषाण खंड को वापस से इसका क्या किया गया? उसको वापस से सही किया गया, इसको जोड़ा गया। तो यहाँ बम विस्फोट होता है फर्रुख सियर के समय, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के समय, ठीक है। तो यहाँ जो है एक बारूद फटने से ये जो है मेरठ वाला स्तंभ लेख जो था वो बेसिकली क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो 1867 में, ठीक है, इसको वापस से ठीक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आज हमने बात की, बाकी जब हम लोरिया नंदनगढ़ की बात है वो आगे की क्लास में करेंगे।